स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की हालत खराब हो चुकी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में अब गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोग बगावत और विरोध पर उतारू हैं। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने में लगे यूनुस ने इस्तीफे का दांव फेल होने के बाद अब भारत पर साजिश रचने का मनगढ़ंत आरोप लगा दिया है। तो क्या अब यूनुस को सत्ता हाथ से जाने का डर सताने लगा है? क्या यूनुस को अब भारत से डर सताने लगा है? रिफॉर्म के नाम पर सत्ता हथियाने वाले यूनुस को बांग्लादेश की जनता ही अब सत्ता से बेदखल करने वाली है। आज इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले समझिए बांग्लादेश के इस समय किस तरह के यहां पर हालात बन चुके हैं। असल में बांग्लादेश में फिर अनिश्चितता और तनाव का माहौल है। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है और उनके खिलाफ चौतरफा मोर्चा खुल चुका है। एक तरफ बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है, तो दूसरी तरफ शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बड़ा हमला बोल दिया है। वहीं अब तक साथ रही खालिदा जिया की बीएनपी ने भी यूनुस को घेरना शुरू कर दिया है, तो तीसरी तरफ बांग्लादेश के सरकारी कर्मचारियों ने बगावत कर दिया है। आलम यह है कि आज से वहां सारे कामकाज ठप हैं। इस सब के बीच अपनी पतली हालत के लिए जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस खुद हैं, मगर भारत को वो साजिश ठहराने वाला कह रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने इस्तीफे तक की बात कही थी और कहा था कि बांग्लादेश में जैसे हालात हैं उसमें बेहतर होगा कि वो पद छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएं। लेकिन रविवार को बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो अब समझिए कि बांग्लादेश के भीतर ऐसा क्या चल रहा है जिससे मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं। असल में बांग्लादेश के प्रचलित प्रोथोम अलो अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है जिससे बहुत कुछ खुलासा हो रहा है। इसका शीर्षक है सचिवालय में विरोध प्रदर्शन, एनबीआर निष्क्रिय हो गया, नगर भान ताले में बंद। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अधिकारियों और ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित सरकारी सेवा संशोधन अध्यादेश 2025 के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक काला कानून बताया है जिससे अधिकारियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई करना और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करना आसान हो गया है। इसके अलावा यूनुस सरकार की हालत इसलिए भी डबाडोल है क्योंकि राजस्व कर्मचारी 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। राजस्व बोर्ड के अधिकारी भी एक अलग नए अध्यादेश को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन काम से दूर रहे और रविवार को उन्होंने सोमवार से यानी कि आज से सभी आयात निर्यात गतिविधियों को अनिश्चित काल के लिए रोकने की घोषणा कर दी है। इस सब के बीच एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय के नेता शौकत अजीज रसेल ने कहा है कि देश में व्यापारियों को उसी तरह मारा जा रहा है जैसे 1971 के मुक्ति संग्राम में बुद्धिजीवियों को मारा गया था। बहुत गंभीर है ये, समझिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हालात ऐसे हो रहे हैं कि बांग्लादेश में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रसेल। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडलों की एक संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। कहा कि हमें नहीं पता कि ईद उल अजहा से पहले हम श्रमिकों को बोनस और वेतन देंगे तो कैसे देंगे। रसेल ने कहा है कि आप विदेशियों को देश में निवेश करने के लिए बुला तो रहे हैं, लेकिन विदेशी जानते हैं कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसमें निवेश फायदे का सौदा नहीं होगा। वो जानते हैं कि वियतनाम जैसे देश भी बांग्लादेश से बेहतर हैं। इतना ही नहीं, इस सब के बीच में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने भी कहा है कि वो अगली 3 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन सोमवार से काम से परहेज करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय वेतनमान के 11वें ग्रेड के बराबर उनका शुरुआती वेतन फिर से तय करना शामिल है। तो पिछले 4 दिनों से यूनुस की सरकार कई चुनौतियों से जूझ रही है। संसदीय चुनाव कराने की समय सीमा, बांग्लादेश के सुरक्षा मामलों से संबंधित और नीतिगत मुद्दे हों, विशेष रूप से म्यांमार के विद्रोही कब्जे वाले राखाइन राज्य में सहायता चैनल के प्रस्तावित मानवीय गलियारे को लेकर के सेना और अंतरिम सरकार के बीच जो मतभेद है वो भी काफी गहरा चुकी है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जामा ने नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ पिछले सप्ताह बैठक भी की और कथित तौर पर इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की अपनी मांग को दोहराया ताकि निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपी जा सके। उन्होंने राखाइन मानवीय गलियारे के मुद्दे पर भी अपनी आपत्ति जता दी है और इसे बांग्लादेश की संप्रभुता के खिलाफ भी बता दिया है।
इस खबर के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट तक की खबर आने लगी थी। अगले दिन बाकत जमा ने ढाका छावनी में अपने कई सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक की और सेना की सक्रिय भूमिका के बावजूद उन्हें सरकार के कई राजनीतिक फैसलों के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। कहा कि सेना ने भीड़ हिंसा की घटनाओं के खिलाफ सख्त होने का अब फैसला कर लिया है, यानी कि कहीं पर अगर मॉब जो कि लगातार जारी है, अभी भी जारी है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, तो उसके खिलाफ अब सेना एक्शन लेगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें यही नहीं खत्म हुई हैं। अब तक साथ रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने भी शनिवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय चुनाव कराने और विवादास्पद सलाहकारों को हटाकर अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने को कह दिया है। यही बात सेना ने कही है। बीएनपी के सर्वोच्च नीति निर्धारण स्थायी समिति के सदस्य खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने शाम को मुख्यमंत्री सलाहकार यूनुस से उनके आधिकारिक आवास जो कि जमुना निवास कहलाता है, वहां जाकर बाकायदा शनिवार को मुलाकात की और उसके बाद कहा कि हमने सुधारों को जल्द पूरा करने और दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव कराने का आह्वान किया है। बीएनपी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हुसैन ने कहा कि उन्हें यूनुस से चुनाव कराने के लिए एक रोड मैप की घोषणा करने को भी कहा है। विवादास्पद सलाहकारों को छोड़कर एक सलाहकार परिषद के गठन की इसके लिए मांग की है। अब वही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इस सबके बीच में बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि देश में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अस्थिरता फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। अवामी लीग पर बैन लगने के बाद से ऐसी स्थिति बढ़ गई है। दरअसल माना जा रहा है कि अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी के लिए बांग्लादेश में फिर से समर्थन बढ़ रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए छात्र आंदोलन को जिम्मेदार माना गया था। फिर चर्चा थी कि यूनुस सरकार बनने के बाद कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टर तत्वों को ताकत मिली है, उससे नाराजगी बढ़ी है। अब शेख हसीना ने इसे लेकर के फिर जोरदार हमला किया है। हसीना ने दावा किया है कि यूनुस ने सरकार की बागडोर असल में आतंकियों के हाथों में सौंप दी है। पूर्व पीएम ने अपनी पार्टी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है और उस पर लिखा है कि यूनुस ने आतंकियों की मदद से सत्ता पर कब्जा किया है। हसीना ने दावा किया है कि उन्होंने जिन प्रतिबंधित आतंकियों को गिरफ्तार किया था अपनी सत्ता में रहते हुए, यूनुस ने उन्हें रिहा कर दिया। आज अब जेलें खाली हो चुकी हैं। तो अब जब यूनुस देश के हालात नहीं संभाल पा रहे, सेना, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे वो घिर गए हैं, तो इस सब के बीच में मोहम्मद यूनुस ने भारत पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। तख्ता पलट के बाद से लगातार बांग्लादेश में भारत के खिलाफ अभियान चलता रहा है, लेकिन अब खुद मोहम्मद यूनुस ने अपने खिलाफ भारत के साजिश की बात कही है। तो क्या बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच यूनुस को भारत का डर सता रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या एंटी इंडिया कैंपेन में यूनुस का भी हाथ रहा है, जो अब तक दिखा है? क्योंकि बताया तो यह भी गया है कि तख्ता पलट से यूनुस की ताजपोशी तक अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ रहा है। तो जाहिर है अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चौतरफा मुश्किलों से घिरे हैं और इस बीच रविवार को बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो भारत की साजिश का नतीजा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि यह बात नागरिक उकैया के अध्यक्ष महमूदुर रहमान मन्ना ने, जो मोहम्मद यूनुस की बुलाई रविवार की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को लगता है कि इसके पीछे भारत है। ये बात मीटिंग में उन्होंने कही। पूरे बांग्लादेश को इस समय एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, अब भारत का डर दिखा करके जो पाकिस्तान करता रहता है, वहीं अब फॉर्मूला आजमा रहे हैं यूनुस। वो कह रहे हैं कि भारत साजिश कर रहा है तो पूरे बांग्लादेश को एकजुट होना चाहिए। मन्ना ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने यह कहते हुए ही मीटिंग में बात शुरू की कि हम एक बड़े संकट में हैं और यह संकट भारत की साजिश का हिस्सा है, जो अपना वर्चस्व चाहता है। उसे यह बदलाव स्वीकार नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है। यदि संभव हुआ तो एक दिन हमें वो खत्म कर देंगे और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब जब सत्ता तो कब्जा कर लिया था कट्टरपंथियों और डीप स्टेट और आईएसआई और ब्रदरहुड की मदद से, लेकिन अब सत्ता संभल नहीं रही, तो फिर भारत का डर दिखाने का पाकिस्तानी फॉर्मूला आजमा रहे हैं क्या मोहम्मद यूनुस? आइए समझते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, विदेश मामलों के जानकार, और यूके देवनाथ साहब, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है स्वर्ण सिंह साहब, यूके देवनाथ साहब। स्वर्ण सिंह साहब, पहले आपसे जरा मैं समझना चाहूंगा, डिप्लोमेटिक जो ये सवाल है
कि हमने तमाम वो हालात बताए, चौतरफा इस वक्त घिर गए हैं, देश में बगावत है, कर्मचारी काम बंद कर चुके हैं, अब टॉप लेवल से लेकर के टीचर तक स्ट्राइक पर चले गए हैं। अब खालिदा जिया ने भी हमला बोल दिया है। जो बात सेना के चीफ कह रहे थे 2 दिन 4 दिन पहले तक कि आप दिसंबर तक चुनाव कराइए, कल वही बात अब खालिदा जिया की पार्टी ने कह दिया। आज हमला बोला है शेख हसीना ने। तो इस सब के बीच में भारत के नाम पर एकजुट करने की कोशिश, भारत का डर दिखाकर पाकिस्तानी फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अब इतिहास में आप देखें तो दक्षिण एशिया के जितने भी छोटे पड़ोसी देश हैं भारत के, बार बार आपने इतिहास में देखा कि जब भी कोई राष्ट्र नेता वहां इस तरह से फंस जाता है, चौतरफा जब प्रश्न उठते हैं उनकी सत्ता बनाए रखने या हटाने की, तो सबसे आसान तरीका उनको लगता है कि भारत पर दोष मढ़ना और कहना कि जो भी अस्थिरता है या कामयाबी में जो भी अड़चने हैं वो भारत की वजह से। एक तो इतिहास से ये होता रहा है। दूसरा, खासकर अब सत्ता में जब से आए हैं डॉक्टर यूनुस, तब से लगातार जिस तरह से उनकी दोस्ती चीन और पाकिस्तान से बढ़ती हुई नजर आती है, तो ये बात और भी समझ आती है कि वो चीन और पाकिस्तान की आईएसआई की भाषा बोलने शुरू हो गए हैं अभी तक, आपको लगता है। और चारों तरफ से तो आपने कहा ही कि एक तरह से संकट है उनकी सत्ता को बनाए रखने की, और उनकी कोशिश है कि जितनी देर तक वो बने रहें अच्छा है। पर अब सवाल उठ रहे हैं, सबके साथ साथ शेख हसीना ने अब फिर से सेंट मार्टिन टापू की भी बात की है जी, कि ये शायद देश को बेच रहे हैं अमेरिका को, और जो सेंट मार्टिन का टापू है वो शायद आखिर में ये दे देंगे अमेरिका को, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पिता ने भी इसी टापू को देने से मना किया था और इसीलिए उनकी हत्या हुई थी। और ठीक वैसे ही उन पर भी कोशिश हुई, जब उन्होंने मना किया तो अमेरिका को भी, चीन पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी जोड़ा है कि किस तरह से सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक जो आप कहें कि जो मुखौटा सरकार है, एक तरह से जो आर्टिफिशियल, एक तरह से किसी दूसरे के कहने से चलने वाली सरकार जो चल रही है, वो किस तरह से भारत विरोध को आखिरी एक तरह से दांव अपना चलाना चाह रही है। तो ये आखिरी दांव अब ऐसा जी, ये आखिरी दांव ही समझा जाए अब यूनुस साहब का है। देवनाथ साहब, तो फिर जो वहां के आर्मी चीफ ने अब अल्टीमेटम तो दे दिया है उनको, और साफ कह दिया है कि ना अमेरिका के हाथ में सेंट मार्टिन जाएगा और ना ही आप दिसंबर के बाद अपने पद पर टिके रहेंगे। तो ये आखिरी दांव काम आएगा या फिर इनका काम हो जाएगा अब इसी दौरान यूनुस साहब का? देखिए अजय जी, बहुत आकलन लगाए जा रहे हैं कि सेना जो शायद इस वक्त एक टकराव के मूड में है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ, ऐसा शायद है। लेकिन ये सोचना कि सेना तख्ता पलट कर देगी, ये शायद थोड़ा जरूरत से ज्यादा आशावादी ख्याल भारत में कुछ लोग। लेकिन हवा तो चौतरफा बह गई है अचानक, और ये डेवलपमेंट पिछले 4-5 दिनों के हैं और लगातार हालात बदलते रहे, चौतरफा हवा चल पड़ी है अब इनके खिलाफ। ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे चाणक्य ने जाकर के मगध में कभी किया था, अचानक से चारों तरफ से विपरीत हवाएं बहने लगी वहां पर धननंद के खिलाफ, और देखते ही देखते सत्ता पलट हो गया। देखिए, बांग्लादेश की हालत इस तरह से समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो जानती है कि जमीन पर स्थिति आज भी उतनी असामान्य है, एबनॉर्मल है, जैसे कि जुलाई अगस्त पिछले साल में थी। यानी हजारों कार्यकर्ता मुस्लिम छात्र शिविर के, जमात इस्लामी के और अलग अलग जो धार्मिक गुट हैं उनके हजारों कार्यकर्ता, जो कि असल में गुंडाई एलिमेंट हैं, वो पत्थर फेंक सकते हैं, आग लगा सकते हैं। हमने जुलाई के महीने में देखा कैसे वो सेना की टैंक पर बांग्लादेश का झंडा लेके चढ़ गए थे, और जो टैंक में जो सूबेदार साहब थे, हवलदार साहब थे, उनको पता नहीं लग रहा था कि फायर करें कि फायर ना करें। तो आर्मी चीफ को मालूम है कि अगर वो अभी सत्ता पलट करते हैं तो यही एलिमेंट फिर से आके आर्मी की छावनी को घेर लेंगे, और वो फायर नहीं करना चाहते हैं, फायर ओपन नहीं करना चाहते हैं। बहुत क्लियर ऑर्डर है। जो अभी हम बांग्लादेश में ढाका के आसपास देखते हैं, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं, ये सरकार के समर्थन में पुलिसिंग ड्यूटी कर रही हैं।
पिछले 4 दिन से इन टैंक्स को देखकर कुछ भारतीय मीडिया ने भी आकलन लगाया कि शायद सत्ता परत की कोशिश हो रही है। नहीं, ये टैंक तोप जो हैं वहाँ लोकल पुलिस की मदद के लिए डिप्लॉय किए गए हैं बांग्लादेश या के फिर आर्मी चीफ कहीं के ऐसा द्वारा। तो नहीं देखिए आर्मी चीफ जी, कहीं ऐसा तो नहीं देवनाथ साहब कि लोकल पुलिस की मदद के बहाने फिर से एक बार आर्मी बैरकों से सड़क पर लौट रही है और उसका इरादा आने वाले समय में पूरे हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं, और जिस तरह से बोल रहे हैं बाकर जमा साहब, तो इसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं, मैं समझूंगा आप दोनों से। लेकिन मैं इस बीच में दिखाता हूं एक जो तीसरा गेम जो क्या चल रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या काम कर रही हैं। असल में बांग्लादेश में एक बड़ा खेला और चल रहा है। अमेरिका और चीन के हाथों में ये दोनों देश बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर निगाह जमाए हुए हैं और दोनों देश इसे हथियाना चाह रहे हैं। यूनुस दोनों देशों के हाथ की कठपुतली इस वक्त बने हुए हैं, ये भी साफ है, लेकिन इससे भारत का भी हित टकरा रहा है। यह हम अपने मेहमानों से समझेंगे, मगर समझिए कि वो हालात क्या हैं और वो पॉइंट क्या है। आइए आपको बताते हैं। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर देश को अमेरिका को बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि मेरे पिता अमेरिका के सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के रखी गई मांगों से सहमत नहीं हुए थे और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। मैंने कभी सत्ता में बने रहने के लिए देश बेचने की कल्पना तक नहीं की। तो दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों ने कॉक्स बाजार के बीच पर बांग्लादेशी सैनिकों के साथ अभ्यास भी किया था। हसीना ने दावा किया है कि यूनुस ने सरकार की बागडोर आतंकियों के हाथों में सौंपी। ये बात तो कही है। पूर्व पीएम ने अपनी पार्टी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है कि आतंकियों की मदद से सत्ता पर कब्जा किया गया है। हसीना ने दावा किया कि जिन प्रतिबंधित आतंकियों को गिरफ्तार किया, यूनुस ने उन्हें रिहा कर दिया है। इसके अलावा जून 2021 में बांग्ला अखबारों में दावा किया गया था कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है, जिसका जिक्र इस वक्त करती हैं अपने पोस्ट में हसीना। वो यहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके बाद बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान मेनन ने भी संसद में कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप हासिल करना चाहता है और क्वाड का मेंबर बनाने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे लेकर के बांग्लादेश की राजनीति में इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है, अब उसको समझिए कि वो क्या है, कितना बड़ा है, कहां है और क्यों उस पर नजर है इतनी बड़ी कि पूरे बांग्लादेश में सत्ता को उलट पलट बार बार करने की कोशिशें हो रही हैं। तो देखिए, यह है सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के निचले वाले हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में। अब यह बंगाल की खाड़ी में मौजूद है, जो बिल्कुल भारत के करीब भी है। जिला है ये कॉक्स बाजार कहलाता है। देश बांग्लादेश है, आबादी यहां 3800 के आसपास है और इस द्वीप की चौड़ाई जो है, चौड़ाई सिर्फ आधे किलोमीटर के औसत में है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन औसतन आधा किलोमीटर, और जबकि इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। एक परफेक्ट लोकेशन है स्ट्रेटजिकली, जहां पर अमेरिका चाहता है कि अपना बेस बनाए ताकि चीन के दबदबे को कम करे, क्योंकि चीन पहले ही यहां पर काबिज हो चुका है। तो अब आगे ये भी हम आपको बताते हैं कि इसका ये लोकेशन, अभी तो आप ये सेंट मार्टिन द्वीप को समझ रहे हैं, अगले मैप के जरिए हम समझते हैं कि इसका लोकेशन कहां पर है द्वीप का, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये भारत के लिए भी अहम हो जाता है। तो ये सेंट मार्टिन द्वीप का लोकेशन समझिए। अगला ग्राफिक्स दीजिए। ये है, यहां आप देख रहे हैं भारत है ये, और ये है बांग्लादेश ऊपर, और ये है म्यांमार, और ये जो पतला सा हिस्सा आप देख रहे हैं यही है सेंट मार्टिन द्वीप। अब अगर यहां अमेरिका काबिज होता है, अमेरिका का बेस बनता है, तो वो यहां से पूरे बे ऑफ बंगाल पे, भारत पे, चीन का नाम लेता है वो, और पूरे इलाके पर नजर रहेगी। इसलिए अमेरिका को इस पर खास दिलचस्पी है और वो यहां आना चाहता है। और इसी वजह से कह रही है हसीना कि हमारे पिता ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, और मैंने हमेशा इसका विरोध किया, इस वजह से मेरी सत्ता भी गई, मेरे पिता की जान गई, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस इसे बेच देना चाहते हैं बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों, क्योंकि अमेरिका का बेस बनता है तो फिर जाहिर है कि अमेरिका यहां पर पूरी तरह से काबिज होगा। आइए मेरे मेहमानों से ही समझते हैं। स्वर्ण सिंह साहब, क्या असल में गेम यह हो रहा है क्या, चाहे पिछले साल तख्ता पलट हुआ हो या अब जो सब कुछ हम देख रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि दक्षिण एशिया के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, इमरान खान पाकिस्तान के और शेख हसीना बांग्लादेश के,
ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार गिराने में अमेरिका का, या खासकर उन्होंने इशारा किया CIA का हाथ रहा है। तो दो पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को कहें तो थोड़ा तो उसको ध्यान से समझना होगा, सोचना होगा। और जाहिर है कि ये बड़ी शक्तियों की आपस में जो तनाव है, जो आपस में उनका इक्वेशन है, चीन का या रूस का या अमेरिका का, उसके चलते ये जो छोटा टापू है सेंट मार्टिन का, वो चीन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए चिंता इसलिए हो जाती है कि न केवल इन दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक टकराव की वजह से यहाँ और भी तनाव बनेगा, तनाव पहले से बना हुआ है। आज नीति आयोग का आप रिपोर्ट पढ़ें तो भारत पहले से ही चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, और इस तरह से जो बदलाव भारत में आ रहा है तो जी। चीन के लिए एक तरह से वो मुश्किल खड़ी करता है। अमेरिका अपने साथ भारत को जोड़ना चाहता है चीन से मुकाबला करने के लिए, और उसके साथ साथ न केवल भारत चीन की सीमा पर तनाव है, जी। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे माहौल है, साथ में म्यांमार में गृह युद्ध जैसा माहौल है, खासकर रखाइन स्टेट में जहां वो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इतनी अस्थिरता के चलते और भी अस्थिरता जुड़ने की एक जो आशंका है, यदि इस तरह से चीन और अमेरिका कोशिश करते हैं सेंट मार्टिन टापू पर अपना एक तरह से वर्चस्व बनाने का, जी, या जी, वहां जी। कोई सेना अपनी लाने का, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। चिंता की पर की क्या बात मोहम्मद डेफिनेटली है। तो यूनुस- देवनाथ साहब, आप, मेरे पास समय है नहीं, लेकिन 30 सेकंड में आपको दे पाऊंगा। व्हाट शुड वी डू, जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, कब तक यूनुस साहब रह पाएंगे, इस पर तो हमने बात की, देखना होगा, लेकिन भारत को क्या करना की जरूरत है? अजय जी, इस वक्त भारत को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को बल मिले। बांग्लादेश में चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे एनसीपी हो, मुस्लिम छात्र शिविर हो, इन सब पार्टीज में अगर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं ये लोग कि हाँ भारत ने ही शेख हसीना को बिठाया हुआ था, अवामी लीग के जो लोग हैं वो सब भारत के पिट्ठू हैं, तो उनको बहुत वोट मिलती है। मैं आपको बोल दूं, बीएनपी वहां पर बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, रूल पे रही है, लेकिन उनका कोर वोटिंग जो है वो एंटी इंडिया फीलिंग से ही आता है। तो भारत को इस वक्त वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक बहुत नरम तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। वहां इलेक्शन होंगे, दिसंबर में नहीं होंगे तो अगले साल मई जून तक हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद जो भी सरकार में आएगी, चाहे बीएनपी आए चाहे कोई भी आए, आप देखेंगे वो भारत विरोधी जो उनका मानसिकता है वो कम हो जाएगी, ओके। नरम हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। देखना होगा, निश्चित तौर पर यहाँ की स्थिति जो है इस वक्त बांग्लादेश में नाजुक है, तो बड़ा सवाल कि कब तक टिक पाएंगे यूनुस साहब, और आगे क्या रुख होगा, खास करके जो अमेरिका और चीन जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त मौके का फायदा उठाना चाहता है यूनुस के जरिए। शुक्रिया स्वर्ण सिंह साहब, देवनाथ साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।